आइए आज हम पढ़ते हैं 12th केमिस्ट्री के यूनिट 5 पृष्ठ या सतह रसायन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सरफेस केमिस्ट्री पार्ट से अति महत्वपूर्ण सारगर्भित नोट्स। बिल्कुल सरल शब्दों में आप इसको पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा और परीक्षा में आप जो है जितना सारगर्भित आंसर लिखोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। पृष्ठ और सतह एक ही चीज है। अब पृष्ठ या सतह किसको बोलते हैं? यहाँ पे हमने परिभाषा में देखा कि पदार्थ के पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं पृष्ठ रसायन में, सरफेस केमिस्ट्री में। तो ये सरफेस या पृष्ठ क्या होता है, आइए देखते हैं। दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा, दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा को पृष्ठ कहते हैं। ये देखिए, यहां मैं एक पदार्थ लिया हूं। अब यहाँ पे इसकी दो प्रावस्था की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए ये पृष्ठ है, ये जो बाहर वाला आवरण है पूरा काला कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सभी पृष्ठ है और अंदर वाला भाग को बोला जाता है स्थूल या बल्क बोला जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा, ये जो परिसीमा है। अब दो प्रावस्था किसको बोल रहे हैं? अगर कोई पदार्थ आके इसकी सतह पर चिपकेगा तो एक ये हो गया और एक प्रावस्था, और दूसरा ये अंदर वाला स्थिर वाला भाग हो गया दूसरा प्रावस्था। तो इन दोनों प्रावस्थाओं को पृथक कर रही है। या हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ का जो बाहरी आवरण है, बाहरी भाग है ना, उसको हम सतह कहेंगे। तो दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा पृष्ठ या सतह कहलाती है। स्थूल भाग पदार्थ के अंदर या भीतर भाग को कह रहे हैं ना। अब पृष्ठ या सतह को स्थूल प्रावस्था से अलग प्रदर्शित करने के लिए हाइफन या स्लैश का प्रयोग किया जाता है। माने दोनों प्रावस्थाओं को अलग करने के लिए हाइफन या स्लैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए, ठोस द्रव, ठोस और द्रव को अलग करने के लिए हमने यहाँ पे स्लैश लगाया। यहाँ पे ठोस द्रव को अलग करने के लिए स्लैश नहीं लगा करके हाइफन लगा दिया है। यहाँ ठोस गैस में फिर स्लैश लगा दिया गया और यहाँ ठोस गैस में हाइफन लगा दिया गया। तो इस प्रकार से दोनों प्रावस्थाओं को अलग करने के लिए हम जो है हाइफन और स्लैश किसी एक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है पृष्ठ रसायन में तीन प्रकार की घटना का अध्ययन करते हैं। पहला है अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरण, तीसरा कोलाइडीय अवस्था। तो हम अधिशोषण और कोलाइडीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरण को इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है तो हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं? ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना अधिशोषण कहलाता है। या बोल सकते हैं अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का संचित होना या जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। ये देखिए, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मैंने एक ठोस लिया, अब बोला जाता है परिभाषा के हिसाब से कि इसकी सतह पर दूसरा पदार्थ आके संचित हो जाएगा। तो बाहरी आवरण आप देख रहे हो, ये वाला जो कलर है ब्लू कलर का, ये उसका सतह है। यहाँ पर आकर के दूसरा पदार्थ संचित हो जाएगा। ये देखिए, आकर के पदार्थ संचित हो गया है ना। तो जब उसमें जुड़ जाता है, पदार्थ संचित हो जाता है, तो ये प्रक्रिया को हम बोलेंगे अधिशोषण। तो ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना। अब यहाँ पे अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का संचित होना भी बोला गया है। ठीक है, तो अधिशोषक किसको बोलेंगे? अधिशोषक जिस पर जो पदार्थ संचित होता है, जैसे जो सतह है, ये सतह जो है, ये पृष्ठ जो है, ये अधिशोषक हो जाएगा। और ये जो आके पदार्थ, जो पदार्थ आके सतह पर जुड़ता है उसको हम अधिशोष्य बोलते हैं। आगे और उसको परिभाषित कर देंगे। ये देखिए द्रव है। अब द्रव के सतह पर देखते हैं, ये देखिए आकर के पदार्थ संचित हो गया। और उदाहरण में हम समझना चाहें तो सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है क्योंकि जल वाष्प कणु जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। और आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आप खरीदते हो, मोबाइल वगैरह, तो उसमें सिलिका का छोटा पैकेट होता है, इसलिए कि वो जो अनियमित को अधिशोषित करे। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे आप, यहाँ नोट है कि गैस में अधिशोषण नहीं होता है, गैसों में अधिशोषण नहीं होगा क्योंकि इनका पृष्ठ नहीं होता है। तो अधिशोषण कहाँ होगा? ठोस और द्रव की सतह पर होगा, गैस के सतह पर नहीं होगा।
क्योंकि गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता, तो गैस का पृष्ठ पे है नहीं तो अधिशोषण कहां से होगा। अब आता है अधिशोषक, एडजॉर्बेंट। बता दिया हमें वैसे, वह ठोस या द्रव का सतह जिस पर पदार्थ जुड़ता है। देखो ठोस या द्रव के सतह को ही बोला जा रहा है, लेकिन कौन सा सतह जिस पर पदार्थ जुड़ता है उसको अधिशोषक कहते हैं। जैसे जिलेटिन, स्टार्च, सकृत चारकोल, सिलिका जेल, मिट्टी, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, ये उत्प्रेरक हैं ये तीनों। तो ये सभी जो है अधिशोषक हैं। ये जो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की बात की है, गैसों को अधिशोषित करेंगे। देखिए एक चित्र से हम समझते हैं अधिशोषक को। ये देखिए ये अधिशोषक है, भारी जो सतह है ना, और इस पे जो है पदार्थ आके क्या करेगा, चिपकता है जी, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अधिशोष्य। तो इसलिए हम अब अगला पढ़ने जा रहे हैं अधिशोष्य एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट है ना, ये देखिए पुनः देखा हूं, देखिए पदार्थ के कण आ रहे हैं और इस पे सतह पर जुड़ गए, सतह से जुड़ गए, तो ये उसको हम बोलेंगे अधिशोष्य बोलेंगे। काला रंग का जो दिख रहा है, ठीक है, ये और आ रहा है, देखिए इसको बोले अधिशोष्य, काला रंग का गोला जो है, क्योंकि सतह पर चिपक रहा है। तो इसको परिभाषित करें, अधिशोषक या बोल सकते हैं ठोस या द्रव की सतह पर जुड़ने वाला या संचित होने वाला पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है ना। जैसे जलवाष्प, स्याही, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस आदि। विशोषण, अब विशोषण किसको बोलेंगे। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने देख लिया अधिशोषण की क्रिया। तो अधिशोषक ये पदार्थ है, अधिशोषक पदार्थ है, अधिशोषक पदार्थ माने अपनी सतह पर ये देखिए अधिशोष्य को जोड़ के रखा हुआ है, चिपका के रखा हुआ है ना, तो अधिशोष्य अधिशोषक पर अधिशोषित हो गया यहाँ पे। अब विशोषण किसको बोलेंगे, तो विशोषण में क्या होता है, सतह से पदार्थ का हटना। देखिए सतह से पदार्थ हट के चला गया तो हम इसको बोल सकते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पे चित्र में हमने दिखाया है अधिशोषक से पदार्थ अधिशोष्य जो है दूर हट गया है। ये तीर के चार निशान से हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ जो था वो जो है दूर चला गया या सतह से हट गया। अधिशोषक की विपरीत, अधिशोषण की विपरीत क्रिया है, तो हम इसको बोल सकते हैं अधिशोषण में से अधिशोष्य हट जाता है। देखो अधिशोषण अधिशोष्य बराबर विशोषण, अर्थात अधिशोषण से अधिशोष्य हट जाएगा तो कहलाता है विशोषण। और इसको परिभाषित करें हम तो अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटना विशोषण या डिजॉर्प्शन कहलाता है। या बोल सकते हैं हम अधिशोष्य का पृष्ठ से हटना या सतह से हटना विशोषण कहलाता है। अवशोषण अब देखते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये देखिए पदार्थ के अणु आ रहे हैं ना, अंदर चले गए और कुछ पदार्थ के कण बाहर से जो है अंदर जाने के लिए देख रहे हैं, है ना, मतलब आते हैं और सीधा अंदर चले जा रहे हैं, तो अवशोषण है, अर्थात पदार्थ के भीतरी भाग में चले जाते हैं। स्थूल में अधिशोष्य का समान रूप से प्रवेश कर जाना अवशोषण कहलाता है। हम अंदर वाले भाग को स्थूल बोले थे ना, व्हाइट जो दिख रहा है अंदर में, तो इसमें अधिशोष्य जो है आकर के प्रवेश कर जा रहा है ना। या बोल सकते हैं बाह्य कण का पदार्थ के स्थूल या अंदर में प्रवेश करना, बाह्य कण स्थूल में आके प्रवेश कर गए इसमें। इसका उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पंज के टुकड़े को जल में रखने से जल के अणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषित होना। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, तो अधिशोषण क्या है, अधिशोषण बाहरी सतह की घटना है, बाहर सतह की घटना है, जबकि अवशोषण स्थूल की घटना है, आंतरिक घटना है। अधिशोषण तीव्र गति से होता है, अवशोषण धीमा प्रक्रम है, धीरे धीरे होता है। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमा होता है, जबकि अवशोषण प्रारंभ से अंतिम तक एक समान दर से होती रहती है। अधिशोषण में अधिशोष्य को अलग करना आसान है, लेकिन अवशोषण में अधिशोष्य को अलग करना आसान नहीं है। इसका उदाहरण गैस का चारकोल द्वारा अधिशोषण, और अवशोषण में देखते हैं अमोनिया जल द्वारा अवशोषित हो जाता है। आप देखते हैं जैसे चाक ले लें, है ना, चाक
में जो है कोई कलर आप डालोगे तो ऊपर में अधिशोषित हो जाएगा और पानी जो अंदर चला जाता है वो अवशोषण है। ये दोनों घटना भी कभी कभी आपको साथ में देखने के लिए मिलती है, तो हम उसको बोलते हैं साप्सन, शोषण। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है। अधिशोषण धन अवशोषण बराबर शोषण लिख सकते हैं, तो दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं शोषण। अभी जो बोला मैं, अगर कोई स्याही है, स्याही को आप चाक में डालोगे या स्याही में चाक को डुबाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा चाक का बाहरी सतह जो है रंगीन हो जाता है, लेकिन अंदर वाला भाग रंगीन नहीं होता, लेकिन नमी हो जाती है उसमें, वो गीला हो जाता है तो पानी अंदर चला जाता है, कलर जो है सतह पर रह जाता है। तो सतह पर कलर के रूप में अधिशोषण हुआ और अंदर जाना जो है अवशोषण हुआ। तो अधिशोषण अवशोषण दोनों जब प्रक्रिया होती है एक साथ तो उसको बोलते हैं शोषण। आप देखिए इस चित्र में, ये देखिए है ना, अंदर जा रहे कुछ पदार्थ सतह पर रुक रहे हैं, तो ये अधिशोषण और अवशोषण है। उदाहरण भी लिख दिया, स्याही का रंग चाक पर अधिशोषित हो जाती है किंतु उसमें उपस्थित जल चाक के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो अवशोषण होगा वो। अधिधारण, आक्यूलेशन, गैस का या गैसों का धातुओं द्वारा अधिशोषित होना। गैस क्या करते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं धातु, ठोस धातु या ठोस उत्प्रेरक, उसमें जाकर अधिशोषित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अधिधारण। तो हाइड्रोजन का चारकोल द्वारा अधिशोषित होना या पैलेडियम उत्प्रेरक द्वारा हाइड्रोजन का शोषण होना, अधिशोषित होना। कुछ प्रक्रिया बता रहा हूं, बताइए इसमें कौन सा प्रक्रिया हुआ। पुनः देखिए, ये कौन सी प्रक्रिया है, आपके अभ्यास के लिए है भाई। ये कौन सी प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया हो रही है, बिल्कुल आप पहचानिए इसको। यहां कौन सी प्रक्रिया हुई पहचानिए, और यहाँ पे क्या प्रक्रिया हो रही है ये पहचानिए। तो देखिए, पहला वाला हमको क्या दिखाया, अधिशोषण बताया। ये जो है अवशोषण है, और ये वाला जो है शोषण है, अधिशोषण अवशोषण दोनों हो रहा है। और इसमें विशोषण हुआ, देखिए पदार्थ के कण बाहर चले गए। अधिशोषण की विशेषताएं, पहला, यह स्वतः प्रक्रम है जो तुरंत संपन्न होता है और साम्य में स्थापित होने पर डेल्टा जी का मान 0 होता है। उष्माक्षेपी प्रक्रम है, अर्थात डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, अतः ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण कम होता है। यह एक पृष्ठीय या सतही घटना है जो 5 प्रकार की सतहों पर होती है, ठोस ठोस, द्रव ठोस, ठोस गैस, द्रव द्रव, द्रव गैस। और गैस गैस में तो नहीं होती क्योंकि गैसों का सतह नहीं होती है। एंट्रोपी या डेल्टा एस परिवर्तन का मान जो है नेगेटिव होता है, तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि एक उष्माक्षेपी प्रक्रम होती है, इसलिए गैसों के अणु की गति कम हो जाती है, अर्थात अव्यवस्था कम होता है। अधिशोषण के प्रकार, तो 2 प्रकार का होता है, भौतिक या वंडरवाल या भौतिक, है ना, शोषण बोल देते हैं उसको, अधिशोषण भी। दूसरा रासायनिक या लिंगुइनल अधिशोषण या रसो शोषण बोल देते हैं, तो इसमें हम अंतर के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, भौतिक अधिशोषण वांडरवाल बल के कारण उत्पन्न होता है, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध के कारण उत्पन्न होता है। फिर भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति अति विशिष्ट होती है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय नहीं होता, मतलब अनुत्क्रमणीय है। भौतिक अधिशोषण उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ताप बढ़ाने से कम होता है, और रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने से पहले बढ़ता है फिर घटता है। भौतिक अधिशोषण बहुपर्ती घटना है। बहुपर्ती घटना जैसे आप देखो, आप घर में पुस्तक रखे हुए हो, उसमें धूल के कण आके जम गए, अगला दिन और जम गए, तो धीरे धीरे उसकी मोटाई बढ़ती जाती है धूल की कणों की, तो भी तो एक अधिशोषण है ना, पुस्तक के सतह पर धूल का कण चिपक रहा है। रासायनिक अधिशोषण एक परती घटना है, जैसे निकल उत्प्रेरक पर जो है कोई गैस अधिशोषित होती है तो उसके ऊपर और दूसरा गैस आकर अधिशोषित नहीं होगी। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक अधिशोषण में दाब बढ़ाने पर बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक अधिशोषण में माध्यमिक यौगिक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, उसके बाद उत्पाद बनता है। भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी जो है
20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है और रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी 40 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो ये भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आपको ये याद कर लेना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अंतर जो है। वैसे अधिशोषण शोषण में अंतर भी पूछे जाते हैं और जितना भी जो चीज बता रहा हूँ सब महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और आपको याद भी होना चाहिए। नीट जेईई सब कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जो है फायदाजनक है। अच्छा, भौतिक अधिशोषण का उदाहरण में हमने लिया है जानता हूं चारकोल पर गैसों का अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में लिया प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। अब अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला ताप का प्रभाव देखें तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है अधिशोषण, इससे ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण कम होता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने से पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए ग्राफ हम लेंगे, x/m अधिशोषण की मात्रा है, ठीक है, और टेम्परेचर TMP लेफ्ट टू राइट एक्स अक्ष में। तो यहाँ पे देखो x जो अधिशोष्य की मात्रा है, m अधिशोषक की मात्रा है और x/m वह अधिशोषण की मात्रा बोला जाता है। और ग्राफ देख रहे हैं तो देखिए ये जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण अधिशोषण का मान कम होते जा रहा है, नीचे की ओर आया, ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण में देखते हैं इसका ग्राफ, x/m और समय ले लिए, टेम्परेचर ले लिए और देखिए इसमें पहले बढ़ा फिर घटा, ठीक है। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या हो रहा है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने से पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। ये देखिए ग्राफ में आप देखेंगे ये अधिशोषण x/m और लेफ्ट राइट लेंगे हम दाब, दाब बढ़ाने से देखिए बढ़ते जा रहा है और फिर जो है स्थिर हो जा रहा है। मतलब धीरे धीरे देखिए ये बढ़ते जा रहा है ग्राफ जो है और उसके बाद इस प्रकार से जाएगा, सीधा चलना चालू हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अधिशोष्य की प्रकृति, द्रवित होने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड का अधिशोषण अधिक होता है, द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण अधिक होगा। फिर अधिशोषक की प्रकृति, तो बारीक चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो तो अधिशोषण अधिक होता है। तो जिस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा अधिशोषण अधिक होगा, तो उसके लिए सर्वोत्तम क्या है, बारीक चूर्ण है। अब आता है अधिशोषण समतापी, जिसको फ्रेंडलिक ने 1909 में दिया। स्थिर ताप पर गैसों के अधिशोषण की मात्रा, स्थिर ताप पर गैसों के अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब P के मध्य संबंध बताने वाला गणितीय व्यंजक फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहलाता है। और इनके मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसको हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। देखिए x/m बराबर, इसका सूत्र होता है Kp(1/n). तो ये फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का फार्मूला है, यही गणितीय संबंध है। अधिशोषण की मात्रा है x/m, है ना, और P जो है दाब है। क्या क्या है बता देते हैं फिर। देखिए इसमें x अधिशोषित गैस की मात्रा है, m अधिशोषक की मात्रा है, P दाब है, K एक स्थिरांक है और n भी एक स्थिरांक है और n का मान 1 से कम होता है। निम्न अलग अलग दाब पर, निम्न दाब, मध्यम दाब, उच्च दाब पर हम समतापी देखते हैं। तो निम्न दाब पर समतापी अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है और यहाँ n का मान 1 होता है। ग्राफ रेखा सरल प्राप्त होगा, ग्राफ जो है सरल प्राप्त होगा क्योंकि अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं x/m समानुपाती p⁴ या x/m बराबर k इंटू p⁴ समानुपातिक चिन्ह को हटाने से एक स्थिरांक आ गया km। ये ग्राफ से देखिए x/m अधिशोषण की मात्रा है ना और p दाब है। अब इस पे हम ग्राफ खींच रहे हैं तो देखिए एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और x/m बराबर kp हो जाएगा, ये उसके बीच का ग्राफ है। माध्यमिक दाब पर, दाब को मध्यम रखा जाए तो अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के घात 1/n के समानुपाती होगा और यहाँ 1/n का मान 0 से 1 के मध्य होता है। तो ये हम लिख सकते हैं x/m समानुपाती p⁴ 1/n माध्यमिक दाब पर। अब समानुपातिक चिन्ह को हटा देंगे तो देखिए यहाँ के स्थिरांक के साथ हमने यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा दिया। ग्राफ खींचे, अधिशोषण की मात्रा और p जो है x अक्ष में। अब देखिए ग्राफ खींच रहे हैं तो इस प्रकार से जो है हमको प्राप्त होता है कि अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के घात के समानुपाती होता है। तो x/m बराबर k इंटू पी,
ये जो है निम्न दाब वाला ग्राफ है, हम माध्यमिक दाब की ग्राफ देख रहे हैं, तो अभी जब खींचेंगे तो इसके आगे और बढ़ जाएगा ग्राफ। ये देखिए अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के 1/n के समानुपाती होता है, तो हम उसको लिख दिए, इनके मध्य ग्राफ है। उच्च दाब पर तो अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब से स्वतंत्र होता है, गैस के दाब का कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो ग्राफ अच्छा, यह दाब पर निर्भर नहीं करता और उच्चतम मान प्राप्त कर स्थिर हो जाता है। यह 1/n का मान 0 होता है और इस दाब पर क्षैतिज ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये देखिए x/m समानुपाती p की घात 0 है ना, और समानुपातिक चिन्ह को हटा के समानुपाती चिन्ह को हटा के हाँ स्थिरांक लगा दिए कि बराबर चिन्ह के साथ ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए x/m और स्थिर ताप दाब है, ताप स्थिर है, तो पहला ग्राफ हमको जो मिला था निम्न दाब पर वो है ये, ठीक है। अब उच्च दाब पर मध्यम दाब पर, और फिर जो है ये जो सीधा जा रहा है आपका, ये आगे बढ़ाएंगे इसको, सीधा क्षैतिज जाएगा, ये उच्च दाब पर होता है। तो तीनों दाब का समतापी इस प्रकार से एक ही ग्राफ से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं समझने के लिए अलग अलग बता दिया हूं। और ये देखिए ये संतृप्त दाब है और संतृप्त दाब है ना, इस पर फिर इधर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र, निम्न दाब पर x/m बराबर k × p लिखते हैं, माध्यमिक दाब पर x/m बराबर k × p की घात 1/n है ना, समीकरण 2 के रूप में लिए। फिर उच्च दाब वाले को हमने x/m बराबर k × p की घात 0, ये सब निकला था है ना। तो ये समीकरण है, तो इसमें समीकरण 2 में दोनों पक्षों का लघुगुणक कर देते हैं। ये समीकरण 2 माध्यमिक दाब वाले का लघुगुणक करेंगे तो, और ग्राफ खींचेंगे x/m के बीच में, तो log x/m और ग्राफ होगा log p, अधिशोषण की मात्रा और p दोनों के रूप में ले रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से प्राप्त होता है जिसमें ढाल बराबर 1/n आता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p के बराबर होता है। क्योंकि कोई भी जो घातांक रहता है, हम पढ़े हैं, ये जो घातांक रहता है, घात जो है जब log लगाते हैं तो log के सामने उसको लिखा जाता है, तो log p, देखिए log p के सामने 1/n लिखा गया है। और ये जो है अंतःखंड है log k है ना। और यहाँ पे आप दोनों पक्षों का लघुगुणक लेने पर करके बोला था, यहाँ बाद में आ रहा है, ये जो हम ले चुके हैं, मतलब ये दोनों पक्षों का किए तो log x/m बनाए, और ये जो है log k बना, और 1/n सामने आ गया, log आया इसलिए तो 1/n log p बना। इस रूप में उसको लिखते हैं, जो कि यहाँ पे ग्राफ में बताया जा चुका है। तो log x/m और log p के मध्य ग्राफ खींचने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल 1/n और अंतःखंड log k के बराबर होता है। जो ढाल है 1/n और log k अंतःखंड के बराबर होती है। अधिशोषण के अनुप्रयोग, पहला गैस मास्क में सक्रिय चारकोल युक्त गैस मास्क विषैली गैस को अधिशोषित कर देती है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसलिए कोयला के खानों में काम करने वाले लोग गैस मास्क का उपयोग करते हैं। दूसरा क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल, एल्यूमिना जैसे अधिशोषकों का उपयोग क्रोमेटोग्राफी में अशुद्धि को अधिशोषित कर शुद्ध धातु प्राप्त करने में की जाती है। मतलब क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में है क्या, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु जो प्राप्त करने की एक प्रोसेस है जो कि अधिशोषण की प्रक्रिया पर आधारित है। तीसरा रंगीन अशुद्धियों को हटाने में, तो जानताव चारकोल द्वारा शक्कर में उपस्थित रंगीन अशुद्धि को हटाने में किया जाता है अधिशोषण का उपयोग। जो जानताव चारकोल है रंगीन पदार्थों को अधिशोषित कर लेती है और जो शक्कर का कलर है वो व्हाइट रह जाता है। चौथा है कठोर जल के मृदुकरण में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनियम समूह का उपयोग करके आयन विनिमय विधि से जल को विलवणीकरण करते हैं। फिर अक्रिय गैसों के पृथक्करण में नारियल चारकोल द्वारा अक्रिय गैसों के मिश्रण को अलग अलग अधिशोषित किया जाता है। आर्द्रता या नमी कम करने में, तो सिलिका और एल्यूमिना जेल द्वारा नमी को दूर करने में एवं आर्द्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। जैसे मैं बताया था आपको
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लोगे, मोबाइल वगैरह कोई भी डिवाइस, तो वहाँ पे जो है एक छोटा पैकेट रहता है, सिलिका करके लिखा रहता है, सिलिका जेल रहता है जो कि नमी को अवशोषित कर लेती है वो, ताकि वहाँ पे जो है वो पार्ट्स खराब ना हो। सातवां विषमांगी उत्प्रेरण में तो ठोस उत्प्रेरक अपनी सतह पर क्रियाकारक के अणुओं को अधिशोषित कर लेती है, जैसे कि निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम जो उत्प्रेरक हैं ये गैसों को अधिशोषित करती हैं और जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आप जानते हो उत्प्रेरक क्या काम क्या है, तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है ना, यह अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित करना, लेकिन स्वयं जो है अपरिवर्तित रहेंगे, लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। अब आता है कोलाइड या कलिल। तो थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो श्रेणी में बांटा, पहला क्रिस्टलाइड, दूसरा कोलाइड। क्रिस्टलाइड जिसको क्रिस्टला भी बोलते हैं, तो वे पदार्थ चर्मपत्र से विस्तृत हो जाते हैं, उसे हम क्रिस्टलाइड कहते हैं, जैसे नमक, यूरिया, शक्कर, अम्ल, क्षार। और कोलाइड किसको बोलेंगे, वे पदार्थ जो चर्मपत्र से विस्तृत नहीं होते हैं, जैसे गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च। लेकिन थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण उचित नहीं माना गया, क्योंकि नमक जल में क्रिस्टलाइड की तरह और एल्कोहल में कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शाता है, तो यह वर्गीकरण को निरस्त कर दिया गया। पर यहाँ पे एक चीज मिला, पदार्थ कोलाइड जो है एक्चुअल में क्या है, कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था होती है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार कोलाइड को बताया गया कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और यह वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है, जैसे रक्त, दूध, रत्न, ये सभी कोलाइड हैं। परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, कोलाइड का एक विषमांगी मिश्रण जिसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, पहला परिक्षिप्त प्रावस्था तथा दूसरा परिक्षेपण माध्यम। जिस प्रकार से आप विलयन में पढ़े हो ना, विलयन में क्या बोलते हैं, दो या अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को आप विलयन बोलते थे, और वो उसमें दो घटक होता था, विलय और विलायक। उसी प्रकार से कोलाइड भी एक विलयन ही है ना, लेकिन इसमें ये जो विषमांगी निकाय है और इसमें विलय और विलायक के जगह में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है, और इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जबकि विलयन में जो है 1 नैनोमीटर से कणों का आकार कम होता है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था किसको बोलेंगे, तो ये कोलाइड विलयन में विलय कणों की प्रावस्था है या वितरित प्रावस्था है, और यह अल्प मात्रा में होती है। तो जो कोलाइड विलयन में कम मात्रा में होती है उसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे, अधिक मात्रा में होता है उसको परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। तो स्टार्च, गोंद परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं। अब आता है परिक्षेपण माध्यम, तो ये कोलाइड विलयन में विलायक माध्यम अर्थात वितरण की प्रावस्था है, और यह अधिक मात्रा में होती है, उदाहरण जल या अन्य विलायक। अब आता है वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन में अंतर। तो कणों के आकार की बात करें तो वास्तविक विलयन की जो कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, कोलाइड विलयन का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होगा, और निलंबन का 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ये देखिए कोलाइड विलयन का कण का आकार बढ़ गया, निलंबन के कणों का आकार और बढ़ जाएगा, है ना। वास्तविक विलयन के उदाहरण में आप देखते हैं घर में शक्कर से शरबत बनाते हो ना, नमक घोलते हो पानी में, वास्तविक विलयन है, समांगी मिश्रण है, कण जो है सभी तरफ समान रूप से वितरित होता है, हमको दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड विलयन में भी कण दिखाई नहीं देते हैं, पर उनसे बड़ा कण होता है, जैसे गोंद, स्टार्च, इनका कोलाइड है। दूध भी देखते हैं आप, दूध में कणों जो दिखाई नहीं देते हैं। और निलंबन की बात करें तो जैसे रेत है, रेत को पानी में डालो आपको जो रेत दिखाई देगा जी, मिट्टी को डालो मिट्टी दिखाई देगा, है ना, वो निलंबन है। और अंतर देख लें इसमें। प्रकृति की बात करें तो वास्तविक विलयन की प्रकृति समांगी, कोलाइड विलयन की विषमांगी और निलंबन की विषमांगी होगा। दृश्यता की बात करें तो वास्तविक विलयन को नहीं देख सकते कण को, कोलाइड विलयन के कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और निलंबन को हमारे नग्न आंखों से देख सकते हैं। अधिशोषण तो वास्तविक विलयन में अधिशोषण कम होता है, नहीं के बराबर होगा भी तो कम ही मानो, उसको नगण्य मानते हैं, नहीं होता है। और कोलाइड विलयन में अधिशोषण उच्च होगा और निलंबन में नहीं होगा।
ब्राउनी गति वास्तविक विलयन में नहीं होती है, कोलाइड विलयन प्रदर्शित करती है और निलंबन बहुत कम प्रदर्शित करती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ब्राउनी गति के बारे में। टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन नहीं दर्शाता है, कोलाइड विलयन दर्शाता है और निलंबन में बहुत कम होता है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है ये। जमना की बात करें, सेटलिंग की, तो वास्तविक विलयन के कण पात्र के तल पर नहीं जमते हैं और कोलाइड विलयन के कण को हम अपकेंद्रण द्वारा जमा सकते हैं, जैसे दूध को मखने से दही बन जाता है। इसी प्रकार विषमांगी मिश्रण जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण कण जो है उसके पात्र के नीचे बैठ जाता है। जैसे नमक बोलता हूँ सॉरी, मिट्टी या रेत को आप डालोगे तो नीचे में बैठ जाएगा। और है अंतर, पृथक्करण देखें तो फिल्टर पेपर से वास्तविक विलयन को अलग नहीं कर सकते हैं। कोलाइड विलयन भी फिल्टर पेपर से अलग नहीं होता है और निलंबन भी नहीं होता है। लेकिन झिल्ली द्वारा जब बात करते हैं तो वास्तविक विलयन को भी हम, वास्तविक विलयन मतलब कण की बात कर रहे हैं ना उनका, तो असंभव होगा। कोलाइड विलयन जो है झिल्ली द्वारा हम इसको छान सकते हैं। कहने का मतलब यह है अशुद्ध कोलाइड विलयन होगा और झिल्ली का जब प्रयोग किया जाता है, विशेष झिल्ली है जिसका अपोहक बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, या सूक्ष्म रंध्र वाली झिल्ली, तो अन्य विद्युत अपघट्य या अन्य अशुद्धि निकल जाती है। कोलाइड विलयन जो है पार नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा झिल्ली में। और निलंबन, इसमें भी कण जो है रुक जाएंगे, है ना। विसरण, वास्तविक विलयन तेजी से विसरित होता है, कोलाइड विलयन धीरे धीरे विसरित होगा और निलंबन विसरित नहीं होता है। अब कोलाइड का वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर, कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर, कोलाइड कणों के आधार पर, है ना। तो 4 प्रकार का होता है। पहला, भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार का देख रहे हैं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था लिए हैं जो कम मात्रा में उपस्थित होती है, परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, और उस कोलाइड तंत्र को क्या बोलते हैं और उसका उदाहरण है। तो देखिए, गैस, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, है ना, तो कोलाइड तंत्र का नाम झाग या फेन है, जो कि साबुन के झाग या शेविंग क्रीम आता है। फिर गैस और ठोस का जब हम कोलाइड विलयन की बात करें जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो ठोस फेन जैसे रबर, डबल रोटी, प्यूमिस पत्थर, ये इनके उदाहरण आएंगे। द्रव और गैस में दिले हैं परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम, तो परिक्षेपण माध्यम गैस अधिक मात्रा में हो तो द्रव एरोसॉल बोला जाता है इसको। और धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे जो है इसके उदाहरण हैं। फिर चौथा है द्रव दोनों के दोनों द्रव होंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जब दोनों द्रव होते हैं तो उसको बोला जाता है पायस, और इसका उदाहरण है दूध, एनेसिंग क्रीम, तेल, जल का मिश्रण जो है ना, ये पायस है। मतलब एक द्रव की दूसरी द्रव में छोटी छोटी बूंदें भी बोल सकते हो आप पायस को, या 2 अमिश्रणीय द्रव भी बोल सकते हैं का मिश्रण। फिर द्रव और ठोस जेल कहलाएगा, मतलब द्रव जो है परिक्षिप्त प्रावस्था होगा, परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा तो उसको जेल बोलते हैं। और इसका उदाहरण आपका पनीर है, जेली, दही, मक्खन, मलहम, आप सभी देखते हैं उस हिसाब से जान सकते हैं, देखे हैं। और ठोस, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो उसको बोलते हैं साल, मतलब द्रव की मात्रा अधिक होगा, ये साल होगा। या और ये जनरली जो है जल में बनते हैं, है ना, ज्यादातर जो है गोल्ड साल, पेंट, स्याही, गोंद, ये सब आएंगे। फिर 7वां है ठोस, परिक्षिप्त, परिक्षेपण माध्यम गैस, तो ठोस एरोसॉल, धुआं और धूल आ जाएंगे। फिर है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होगा और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होगा, तो दोनों के दोनों ठोस होगा तो इसको बोलते हैं ठोस साल। इसका उदाहरण रंगीन कांच, कांच, मोती, खनिज, ये आएंगे। देखो 2 चीज हमको देखने के लिए मिला, एक तो देखा द्रव पायस है, ठोस साल है। अब परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन का नाम देखें, तो परिक्षेपण माध्यम जल होगा तो उस कोलाइडी विलयन को हाइड्रोसाल या एक्वासाल बोलेंगे। परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होगा तो बेंजोसाल, एल्कोहल होगा परिक्षेपण माध्यम तो एल्कोसाल, और परिक्षेपण माध्यम हवा होता है या वायु होता है तो एरोसाल। एक नोट है, एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रण समांगी होता है
अतः कोलाइडी तंत्र नहीं होता। मैं पहले भी बताया हूं कोलाइड तंत्र नहीं होगा। और साल, देखो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, साल किसको बोलेंगे? जनरली जो जल में बने रहता है अधिकांशतः, तो द्रव की मात्रा अधिक होती है तो द्रव में ठोस रहेंगे, द्रव अधिक ठोस कम। जेल में क्या होगा? ठोस की मात्रा अधिक है, उसमें द्रव की मात्रा कम होगा तो जेल होगा। पायस दोनों जो है परिचित तो परिक्षेपण माध्यम, दोनों द्रव हो तो पायस। आकर्षण बल के आधार पर कोलाइड विलयन दो प्रकार के, पहला द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड, दूसरा द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड। अंतर देखें तो द्रव रागी में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण अधिक होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, द्रव विरागी में आकर्षण नगण्य होगा। फिर द्रव रागी विलयन बल के आधार पर कोलाइडी विलयन देख रहे हैं हम लोग, तो द्रव रागी जो है उत्क्रमणीय होगा और द्रव विरागी अनुत्क्रमणीय को है। स्थायी कोलाइड होता है द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड जो है, जबकि द्रव विरागी अस्थायी कोलाइड है। द्रव रागी कोलाइड को आसानी से स्कंदित नहीं कर सकते हैं या स्कंदित नहीं होता है ये, जबकि द्रव विरागी आसानी से स्कंदित हो जाता है। अति सूक्ष्मदर्शी से हम द्रव रागी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन द्रव विरागी कोलाइड के कण आसानी से देख सकते हैं इसको। और द्रवरागी कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जबकि द्रव विरागी में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा। द्रवरागी में अणुसंख्यक गुण उच्च होते हैं और द्रव विरागी में अणुसंख्यक गुण कम होंगे। द्रवरागी में पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, लेकिन श्यानता तो अधिक होगी, और द्रव विरागी में पृष्ठ तनाव या श्यानता दोनों जल के बराबर होता है। और द्रवरागी में विलय को विलायक में घोलने से बन जाता है, मतलब हम आसान विधि से बना सकते हैं, लेकिन द्रव विरोधी के लिए विशेष विधि की आवश्यकता होती है। द्रवरागी का उदाहरण देखें तो गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, इनका जो है जल में बना साल। और द्रव विरागी में धातु सल्फाइड, धातु क्लोराइडों का साल आएगा, जो कि जल में बना साल होता है। तीसरा है कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर वर्गीकरण देखें कोलाइड का, तो इसके आधार पर दो भाग होते हैं, धनावेशित साल और ऋणावेशित साल। तो धनावेशित साल में मेथिलीन ब्लू, हीमोग्लोबिन, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, धात्विक हाइड्रोक्साइड जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। ऋणावेशित साल में स्टार्च, गोंद, मिट्टी के कण, रेत के कण, जिलेटिन, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन, मिट्टी, चारकोल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, साल, धात्विक सल्फाइड जैसे आर्सेनेट सल्फाइड, एंटीमोनी सल्फाइड, ये सभी जो है ऋणावेशित साल होते हैं। तो कोलाइड कण के आधार पर है। तो कोलाइड कणों के आधार पर, ये भी कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर था। ये कोलाइड कणों के आधार पर बहुआणिक कोलाइड, वृहत कोलाइड और संगुणित कोलाइड। संगुणित कोलाइड को मिसेल भी कहते हैं ना। तो बहुआणिक कोलाइड किसको बोलेंगे? इसमें कोलाइड कण छोटे छोटे अणुओं या झुंड के समूह में रहते हैं और ये द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर या गंधक आदि के कोलाइड विलयन। वृहत या आणविक कोलाइड दूसरा है, तो इसमें कोलाइड कण बड़े अणु के रूप में रहते हैं। ये द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, रबर आदि के कोलाइड विलयन। अब आता है संगुणित कोलाइड, जिसको मिसेल बोलते हैं। पूछा जाता है वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य होते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर संगुणित हो कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। देखो, कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य होंगे, लेकिन अधिक सांद्रता होने पर जब संगुणित हो जाते हैं कण जो है, तो कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, तो उसे मिसेल कहते हैं। या बोल सकते हैं कोलाइड के सांद्र विलयन में निर्मित गोलीय पुंज मिसेल कहलाता है। ये देखिए मिसेल का संरचना, ये गोली संरचना। कहने का मतलब यहाँ पे जो मैल है, और मैल को चारों ओर से ये हेड है और एक टेल है ना। उससे मिसेल का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो साबुन या अपमार्जक में बनता है। तो जैसे साबुन का मैं सूत्र लिख रहा हूँ RCON, तो ये जो R वाला भाग है इसको बोला गया पुंज, है ना, A- A+, है ना। और A जो है A- वाला भाग, ठीक है, इसको हेड बोला गया। और ये जो R वाला भाग है एल्किल ग्रुप, इसको टेल बोला गया। तो एल्किल ग्रुप जो है तेल या ग्रीस की ओर होता है, और
हेड वाला भाग जल की ओर रहता है, जल स्नेही। तो इस प्रकार से एक जो है ये मैल को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक गोलीय पुंज बना देते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कोलाइट के सांद्र विलयन में निर्मित गोलीय पुंज को मिसेल कहते हैं। ये द्रवरागी और द्रविरागी दोनों होते हैं, है ना। दोनों, पूंछ वाला भाग क्या हो गया, द्रविरागी हो गया, हेड वाला भाग क्या हो गया, द्रवरागी हो गया। और इसका उदाहरण हमको मिलता है साबुन और या डिटर्जेंट के जो मिसेल है उसमें देखते हैं जब कपड़ा धुलाई करते हैं। तो मिसेल या संगुणित कोलाइट आओ परिभाषित कर देते हैं। साबुन के अणु ग्रीस में उपस्थित तेल के कणों से जुड़कर एक गोले जैसे संरचना बनाती है, इस रचना को मिसेल कहते हैं। देखिए और समझा दिया। या एक मिसेल में आयनिक सिरा जल स्नेही सिरा पानी की तरफ होता है और तेल वाला सिरा केंद्र की तरफ होता है, जल विरोधी, है ना, जो बता दिया हमें। मतलब जो हेड वाला भाग है पानी जल स्नेही है, जल की तरफ होगा, और जो पुंछ वाला भाग है तेल या ग्रीस की ओर रहेगा क्योंकि वो जल विरोधी है। और ये आप चित्र देख भी रहे हो, चित्र में दिखाया गया, देखिए बीच में मैल मैल करके लिख दिया, मेल या तेल की बूंद। अब उसमें अध्रुवी भाग, ये देखिए पुंछ वाला भाग आ गया तेल की ओर, और ध्रुवी भाग जो लिखा है Na माइनस Na प्लस है ना, ये हेड जो है CONA है, CO माइनस है, CO माइनस। तो ये ध्रुवी भाग है, ध्रुवी भाग किधर है, जल की ओर है, जल इसने ही है। इस प्रकार से गोलीय पुंज बना लिया। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है तो उस ताप को क्राफ्ट ताप कहते हैं। और क्रांतिक CMC किसको बोलेंगे, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, तो वह सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर मिसेल बनता है। मतलब जिस सांद्रता पर मिसेल बनता है वो क्रांतिक मिसेल सांद्रता बोला जाता है उसको, है ना। और जिस ताप से अधिक ताप पर मिसेल बनता है उसको क्राफ्ट ताप। साबुन की क्रियाविधि। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का अणु 2 सिरों वाला होता है। अभी जो बताया, पहला सिर यह जल स्नेही कार्बोक्सिलेट आयन है, और दूसरा पूंछ यह जल विरोधी हाइड्रोकार्बन आयन है, R वाला, है ना। और ये देखिए फार्मूला से हमने इसको विभाजित करा दिया। हाइड्रोकार्बन का भाग भी बताया गया, तो ध्रुवी भाग जल स्नेही और हाइड्रोकार्बन वाला R वाला भाग जो है जल विरोधी भाग है, ठीक है। तो इसको हम R लिख सकते हैं ना, ये जो पूंछ वाला भाग है पूरा R है। अब हाइड्रोकार्बन भाग या जल विरागी तेल में घुलता है, जबकि आयनिक भाग जलरागी जल में घुलता है, ठीक है। और जल में साबुन से कपड़ा धोने पर, साबुन की क्रियाविधि है, साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां साबुन के अणु पूंछ वाला सिरा के अणु का पूंछ वाला सिरा हाइड्रोकार्बन भाग मैल की ओर और सिर वाला भाग आयनिक सिरा जो है बाहर जल की ओर होता है, और इससे पानी में इमल्सन बनता है, पायस बनता है ना। पायस मतलब 2 द्रवों का छोटा छोटा बूंद, या 2 आप मिश्रण दे तो तेल या ग्रीस जो है एक हो गया उसमें, और दूसरा पानी तो रहता अच्छा, तो पानी में जो है तेल की बूंदें आ जाएगी उसमें, तो पायस बना जाता है। और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े को स्वच्छ करते हैं। इस प्रकार से कपड़ा धुलाई हो जाती है। अब आता है क्लोराइड बनाने की विधि। तो ठोस को द्रव में गर्म करने से द्रव स्नेही साल तो आसानी से बन जाता है। जैसे गोंद को हम पानी में गर्म करें, स्टार्च करें तो बन जाएगा, लेकिन द्रव विरोधी साल अगर बनाना है तो हम बिल्कुल सामान्य विधि से नहीं बना सकते। तो इसको अध्ययन करने के लिए क्लोराइड बनाने की विधि को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है परिक्षेपण विधि और दूसरा है रासायनिक विधि। हम यह परिक्षेपण विधि का अध्ययन करेंगे। पहला परिक्षेपण विधि, तो इस विधि में बड़े कण के आकार को विभाजित करके या तोड़ करके कोलाइड आकार के कण प्राप्त करते हैं। देखो बड़े कण के आकार रहेंगे तो कोलाइड कण के आकार में लाते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का कण जो है प्राप्त करेंगे। इसके प्रकार हैं, 2 प्रकार के हैं, वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि और पेप्टीकरण। ये दोनों NCERT कोर्स में से, और प्रकार इनके यांत्रिक परिक्षेपण विधि और अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि। तो NCERT बुक में हमारा जो सिलेबस में इसको 2 को दिया है, तो 2 को हम अध्ययन करेंगे। वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग या आर्क विधि, इस विधि से तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि के कोलाइड विलयन बनाते हैं और एक बर्फ युक्त पात्र के ऊपर परिक्षेपण माध्यम अर्थात जल युक्त पात्र में 2 धातु इलेक्ट्रोड लेकर के विद्युत तार को उत्पन्न करते हैं, जिससे धातु वाष्प में परिवर्तित हो जाती है
फिर वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे कणों के रूप में पेंदे पर कोलाइड कण बनाते हैं। जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से तंत्र का स्थायित्व तो बढ़ जाता है, ठीक है, ये स्थाया हो गया है, स्थायित्व होगा था होगा। ये देखिए चित्र जैसा कि बोला गया है, एक बर्फ का उगाह लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बर्फ बाहर की ओर है और बर्फ के अंदर पात्र में परिक्षेपण माध्यम मतलब ये जल लिया गया है और इसमें NaOH भी मिला देते हैं ताकि तंत्र स्थायी रहे। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है ना। तो यहाँ पे जिस धातु का क्लोराइड विलयन बनाना है उसी धातु का दोनों इलेक्ट्रोड लेते हैं। जैसे तांबा का बनाना है तो दोनों तांबा रहेगा, चांदी का बनाना है तो चांदी दोनों रहेंगे, है ना। और जब इस पे विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो विद्युत तारक उत्पन्न होती है। चिंगारी देख रहे हैं, इनसे जो है वाष्प उत्पन्न होती है और वाष्प जो संघनित होकर के छोटे छोटे कण के रूप में या क्लोराइड कण के रूप में बन जाते हैं, है ना, संघनित होकर के उस और पेंदे में जो है बैठ जाते हैं। जिस धातु का क्लोराइड विलयन बनाना होता है उसी धातु का दोनों इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसको याद रखना। अब आता है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण किसको बोलेंगे? तो ताजा बने हुए अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर क्लोराइड विलयन प्राप्त होता है, उसे पेप्टीकरण या पेप्टन कहते हैं। तो देख, ताजा अवक्षेप लेंगे, विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो क्लोराइड विलयन बन जाएगा। जैसे कि देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड विलयन बनता है और यहाँ विद्युत अपघट्य को पेप्टीकारक कहते हैं। जो विद्युत अपघट्य है वो क्या है? पेप्टीकारक है। देखिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, यहाँ पे PeCl3 लिए तो यहाँ पे बन गया ये क्लोराइड विलयन। देख रहे हो आप, ये क्लोराइड विलयन प्राप्त हो गया। क्लोराइड विलयन में क्या होता है, जो अवक्षेप है ना, उसमें जो समान जो विद्युत अपघट्य लेते हैं तो समान आवेश वाले आयन को जो है अधिशोषित करते हैं, उसका परत जो है चारों तरफ बन जाता है। तो यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड लिए थे हम, तो आयरन 3+ है ना, और फेरिक क्लोराइड मिला रहे हैं तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है। तो आयरन क्या करेगा, इस Fe3+ आयन को अधिशोषित कर लेगा। ये देखिए अधिशोषित कर लिया अपने सतह पर, है ना, और जो विपरीत आवेश वाला है वो बाहर रह जाता है। तो इस प्रकार से ये क्लोराइड विलयन के रूप में प्राप्त होता है। या विपरीत आवेश, ये समान आवेश होने के कारण क्या करता है, देखिए सतह पर समान आवेश आयरन के जो है तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं कण, इसलिए क्लोराइड कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं। अब पढ़ेंगे क्लोराइडी विलयनों का शोधन या शुद्धिकरण। हमने क्लोराइड विलयन कैसे बनाते हैं इसको देखा। अब जो क्लोराइड विलयन बनाते हैं वो एकदम शुद्ध नहीं रहता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए कुछ विधि का उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं शोधन। तो आइए देखते हैं शुद्धिकरण कैसे करेंगे। तो इसका 3 विधि है। पहला अपोहन है, दूसरा वैद्युत अपोहन और तीसरा अति सूक्ष्म छनन। ये मुख्यतः 3 विधि है। पहला अपोहन जिसको डायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो चर्म पत्र द्वारा क्लोराइड विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। क्या करते हैं, क्लोराइड विलयन में उपस्थित अशुद्धि को अलग करते हैं। किसके द्वारा? चर्म पत्र द्वारा, जिसको चर्म पत्र को अपोहक भी बोला जाता है। हम पढ़े ना, चर्म पत्र जो है क्लोराइड विलयन को पार नहीं कर, चर्म पत्र से क्लोराइड विलयन पार नहीं होता है। मतलब जो अशुद्धियां रहेंगी, है ना, वो कहाँ रह जाएंगे? चर्म पत्र में रह जाएंगे। सॉरी, चर्म पत्र से अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी, क्लोराइड विलयन चर्म पत्र में रह जाएंगे। देखिए इसमें क्लोराइड विलयन को चर्म पत्र के थैले में रखकर बहते हुए पानी में रख देते हैं, जिससे अशुद्धियां चर्म पत्र से विसरित हो जाती है और शुद्ध क्लोराइड विलयन चर्म पत्र में रह जाता है। और जिस उपकरण में अपोहन किया जाता है उसे अपोहक कहते हैं। माना चर्म पत्र वाली झिल्ली जो है अपोहक है। ये देखिए एक चित्र है। अब इस चित्र में देखिए आप जो है बाहर जल को प्रवेश करते हुए दिखाया गया है और यहाँ बाटल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ये बाटल को हम बोल रहे हैं चर्म पत्र या अपोहक झिल्ली, ठीक है। और इसमें कणों को दिखाया गया है। कण जो है क्लोराइड कण है, अशुद्धियां हैं, ये है। अब यहाँ पे बहते जल है, इसको रख दिए हैं तो विसरण की प्रक्रिया होगी। आप जो है इस चर्म पत्र से अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। देख रहे हो यहाँ
जल प्लस विद्युत अपघट्य लिखा गया, तो ये जल जो प्रवाहित कर रहे हैं वो जल निकल रही है यहाँ से, और जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल रही है। और साल के कण जो पीला कलर का दिखाया गया है ये इसी पात्र पे रह जाते हैं, इसी अपोहक झिल्ली में रह जाते हैं, जिसको हम कोलाइड बोलते हैं या कोलाइडी विलयन बोलेंगे, अशुद्ध कोलाइड विलयन। दूसरा वैद्युत अपोहन, तो अपोहन के लिए प्रयुक्त की जाने वाले चर्म पत्र के थैले के बाहर जल में 2 इलेक्ट्रोड, बाहर में जो जल है ना उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां निकल जाती हैं और शुद्ध कोलाइड अपोहक में रह जाती है। देखिए चित्र, यहां पे एक नया चीज किया गया, ए इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड और इधर जो है दूसरा इलेक्ट्रोड, इधर जो लेफ्ट साइड है एनोड है प्लस वाला, और राइट साइड जो है कैथोड है माइनस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोड लगा दिए, बाकी प्रोसेस चित्र जो है वही रहेगा, केवल इलेक्ट्रोड लग रहा है और इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, विद्युत अपघट्य या की जो अशुद्धियां हैं तेजी से बाहर निकलती हैं, क्या है तेजी से इस विलयन में आएंगी और यहाँ से बाहर निकल जाती है। बस वही अंतर है, अगर फास्ट करना है हमको विद्युत अपघट्य की अशुद्धि को कोलाइड विलयन से जल्दी हटाना है तो वैद्युत अपोहन का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर का गुर्दा या जो किडनी है एक प्राकृतिक अपोहक है। जब रक्त का कोलाइडी विलयन इसमें से गुजरता है तो रक्त में उपस्थित यूरिया और अन्य विषैली पदार्थ मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो मनुष्य की किडनी भी इसी प्रकार से अपोहन का काम करता है। अति सूक्ष्म क्षरण, नाम से पता चल रहा है, अति माने बहुत छोटा है ना, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म तो छोटा छोटा, लेकिन अति सूक्ष्म बोल रहा, छोटा से और छोटा, क्षरण माने है ना छानने की प्रक्रिया है, तो सूक्ष्म छिद्र से किया जाएगा इसको। तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा शुद्ध कोलाइड विलयन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अति सूक्ष्म क्षरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिया गया है एक पात्र है ना, तो यहाँ देखिए ये वाला लाइन जो खींच रहा हूँ, अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र लिखा गया, यहाँ रखा गया है, इसमें अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर लिया जाता है जिसकी छेद बहुत छोटी होती है। जब साल को प्रवेश किया जाता है यहाँ पे और यहाँ से गैस का दाब डाला जाता है तो डालने पर अशुद्धियां या जो विद्युत अपघट्य इस पात्र में आ जाएंगी इसे छन करके, लेकिन जो कोलाइड विलयन है, कोलाइड विलयन इसी पात्र में रह जाते हैं, शुद्ध कोलाइड विलयन उसी पात्र में रह जाएगा। ठीक है, तो केवल अशुद्धियां ही छन के बाहर आती हैं। इसमें फिल्टर पेपर सामान्य की बात करें तो छेद बड़ा होता है, तो उसको कोलोडियन विलयन में डुबा करके सुखा देते हैं ना, तो उसका छिद्र छोटा हो जाता है। तो कोलोडियन विलयन किसको बोलते हैं, कोलोडियन विलयन एक्चुअल में अल्कोहल, ईथर और नाइट्रोसेलुलोज का मिश्रण होता है, इन तीनों के मिश्रण में डुबाते हैं। तो आइए देखते हैं, वर्णन करते हैं उसका। कोलोडियन विलयन में भिगोकर निकाले गए शुष्क फिल्टर पेपर में कोलाइड विलयन को छानने पर अशुद्धियां अर्थात विद्युत अपघट्य निकल जाती है और शुद्ध कोलाइड कण बच जाते हैं। तो शुद्ध कोलाइड कण को हमने यहाँ पे दिखाया, देखिए। और इस विधि से बैक्टीरिया को जो कोलाइड विलयन में रहता है उसके वो भी दूर करने के लिए किया जाता है। अब आता है कोलाइड के गुण। वैसे कोलाइड के जो है यहाँ पे 4 प्रमुख गुण को लिखा गया है, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन और स्कंदन से संबंधित हार्डी सुलझे नियम बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, अन्य गुण भी है। पहला विषमांगता, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कोलाइड विलयन विषमांगी होता है। विलयन समांगी होता है लेकिन इसमें कणों का आकार बड़ा है, इसलिए कोलाइडी विलयन को विषमांगी बोल देते हैं, है ना, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के साइज के होते हैं। रंग, तो कोलाइडी कण प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन करती हैं, मतलब कोलाइड कण जो है प्रकाश के जिस रंग को प्रकीर्णित करेगी, उत्सर्जित करेगी, वही रंग हमको दिखाई देती है। जैसे आकाश और समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश और समुद्र इसलिए नीला दिखाई देती है क्योंकि कोलाइड कण जो है नीले रंग को प्रकीर्णित करती है, बाकी रंग को अवशोषित कर लेती है। सूक्ष्म कण वाले गोल्ड साल का रंग लाल होता है, लेकिन जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है बैंगनी, नीला, स्वर्णिम दिखाई देता है, क्योंकि कणों का आकार बढ़ने से जो है उन रंगों को वह प्रकीर्णित करती है।
और दूध और पानी का मिश्रण की बात करें तो परावर्तित प्रकाश में नीला दिखाई देता है दूध और पानी का मिश्रण, लेकिन संचरित प्रकाश में लाल दिखाई देता है। तो ये उदाहरण है, जिस रंग का प्रकीर्णन करेंगे कोलाइट कण वही रंग हमको दिखाई देगा। अणुसंख्या गुणधर्म, तो कोलाइट कणों की संख्या कम होने से इनका अणुभार बहुत अधिक होता है, जिससे अणुसंख्या गुण, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन का मान भी कम हो जाता है। अणु की संख्या कम होगा तो स्वाभाविक है परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन कम हो जाएंगे, और बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। स्थायी प्रकृति की बात करें, कोलाइट कण स्थायी क्यों होते हैं? तो कोलाइट विलयनों की प्रकृति स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि इनके कणों पर समान आवेश होता है, जिससे प्रतिकर्षण के कारण इनके अणु गतिमान अवस्था में रहते हैं तथा पात्र की सतह पर एकत्र नहीं होते हैं। मैं बताया था ना आपको कि जो है समान आवेश को अधिशोषित करते हैं, ठीक है, और इसमें शोषित समान आवेश के कारण जो है एक जीटा विभव उत्पन्न होता है, या जिसको वैद्युत गतिक विभव बोलते हैं। देखो, अभी कोलाइट कण के चारों ओर विपरीत आवेश की दो परतों का संयोजन होता है, जिसे हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत भी बोलते हैं। यहां भी बोला गया है ना, समान आवेश को अधिशोषित करेगा। तो कोलाइट कण के चारों ओर क्या होगा? विपरीत आवेश का दो परत होता है। प्रथम परत द्वितीय परत के नाम से जाना जाता है। एक परत धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा, अगर पहला परत ऋणात्मक होगा तो दूसरा धनात्मक होगा। इस टाइप का जो है दो परत बना होता है। ये देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई देगा, ये जो आयरन ऑक्साइड है पानी के मिश्रण के साथ में है ना, तो आयरन है यहाँ पे, और इसमें जब ये जो आयरन का ही ये आयन है, क्योंकि समान आयन को अधिशोषित कर लिया है, तो यहाँ पे उसको हम स्थिर परत या प्रथम परत बोलते हैं, और जो बाहर वाला है ये गतिशील परत है। ठीक है, तो बोला गया है ना, यहाँ आयरन और यहाँ आयरन दोनों का आवेश सेम है, समान आवेश है, इस कारण अणु गतिमान है। ठीक है, लेकिन ये परत स्थिर परत है, और ये जो बाहर वाला है हाइड्रॉक्सिल वाला को गतिशील परत कहा जाता है। तो यहाँ जो बोला गया है, कोलाइट कण के चारों विपरीत आवेश की दो परतों का संयोजन होता है, तो स्थिर परत और गतिशील परत, इसी दोनों परत को एक साथ बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज विद्युत दोहरी परत। आधुनिक विचार में प्रथम परत को स्थिर परत बोलते हैं और दूसरी परत को गतिशील परत या विस्तृत परत कहते हैं। दोनों परतों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। यहाँ पे बोल रहे थे ना, वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव किसे कहते हैं, तो यहाँ आंसर आ गया, दोनों परतों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। इन दोनों के मध्य जो है जो विभवांतर उत्पन्न होगा। अब आता है प्रकाशीय गुण, टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोलाइट कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब हमको टिंडल प्रभाव में ये देखने के लिए मिलता है कोलाइट कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो प्रकीर्णन करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद उसको जोड़ते हुए इन्होंने जो बताया नियम, उसको टिंडल प्रभाव बोल देते हैं। देखिए, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणें गुजारा जाता है तो कोलाइट कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे मार्ग चमकीला दिखाई देता है और अंधेरे में एक शंकु की तरह दिखाई देता है, उसको हम टिंडल शंकु कहते हैं। या फिर एक साथ बोलना चाहे, हम दोनों को एक साथ लेके अंधेरे के साथ बताना चाहें तो ऐसा भी बोला जा सकता है, जब किसी अंधेरे में कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो कोलाइडी कण एक प्रदीप्त संकुल या चमकीला शंकु की भांति दिखाई देती है, इसे टिंडल शंकु या टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देखिए चित्र से कोलाइडी विलयन लिया गया है, ये प्रकाश का स्रोत है ना। अब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये टिंडल शंकु करके लिखा है, ये चमकीला दिखाई देता है और ये शंकु की भांति बना हुआ है, इसलिए इसको जो है टिंडल शंकु कहा जाता है ना। या और ये जो है टिंडल प्रभाव है। इसका उदाहरण देखें तो आप जो है जान सकते हैं, देखो 3 उदाहरण लिया हूं मैं। अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आने वाले प्रकाश का मार्ग चमकता दिखाई देता है, प्रकाश के मार्ग में आने वाले धूल के कण उसे प्रकीर्णित करके चमकते हुए दिखाई देते हैं। आप अपने घरों में देख सकते हैं, खप्पर से या रोशनदान से जब सूर्य का प्रकाश आता है
तो देखना आपको चमकते हुए दिखाई देता है वो। फिर है सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा प्रकाश पुंज डाला जाता है तो मार्ग चमकीला दिखाई देता है। अगर आप टाकीज वगैरह गए होंगे, प्रोजेक्टर होगा आपके विद्यालय में, तो देखना उससे जो प्रकाश निकलता है ना, तो उसमें प्रकाश पुंज डालते हैं तो मार्ग जो है चमकीला दिखाई देता है। आकाश या समुद्र का नीलाय दिखाई देना, तारों का झिलमिलाना, ये सभी टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। गतिक गुण है एक ब्राउनी गति। ब्राउनी गति बोला जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। तो कोलाइड विलयन में कोलाइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइड विलयन में कोलाइड कणों का टेढ़ी मेढ़ी गति क्या है, जिगजैग वो गति जो है ब्राउनी गति कहलाता है। क्यों ये होती है? क्योंकि देखो कोलाइड कण जो है आपस में जब टकराते हैं तो अपने मार्ग बदल देते हैं। उदाहरण, अंधेरे कमरे में एक छिद्र द्वारा आती प्रकाश की किरणों को देखने से धूल के कण इधर उधर गति करते दिखाई देते हैं। देखो अंधेरे कमरे छिद्र वाला हो गया, एक तो चमकीला दिखाई देते हो, ध्यान से देखना, और दूसरा जो है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा गति करते भी दिखाई देते हैं। ये देखिए मैं एक पात्र लिया हूं, ये कण लिया हूं, अब यहाँ पे देखिए ये जो है गति कर रहा है इधर इधर आगे पीछे, है ना, ठीक है। और समझ लो और कण है वहां पे आमने सामने में टकरा करके जो है अपना मार्ग बदल रहा है, लेकिन एक सीधी रेखा में जा। तो इस चित्र को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए तो ये चित्र आप बना सकते हो, ये बना सकते हो क्या, इसको बनाना है। ये कोलाइड कणों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। विलयन की श्यानता अधिक होने पर ब्राउनी गति कम होती है, कुछ विशेष बातें हैं, और ताप बढ़ने पर ब्राउनी गति बढ़ती है। ये जो पॉइंट याद रखना, ये क्या कंपटीशन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो वहां पे काम आएगा आपका। वैद्युतीय गुण या वैद्युत कण संचलन। कोलाइड विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइड कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक यू आकार की पात्र लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है और कोलाइड साल ले लिया जाता है, धनावेशित लो चाहे आप ऋणावेशित लो, जिस भी साल को लो, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना तो उसमें जो धनावेशित साल है कोलाइडी कण का, तो विपरीत आवेश माने ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, जाके वहां अवक्षेपित हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, है ना। तो विपरीत आवेश की ओर गति करते हैं इलेक्ट्रोड की ओर इनके कोलाइड कण जो है, और जाके वहां पे अवक्षेपित भी हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर ये आवेशीन हो जाते हैं और अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं। एक यू नली में ऋणावेशित कोलाइड जैसे विलयन आर्सेनियस सल्फाइड को लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइड कण एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। यदि इसके विपरीत जैसे धन आवेश युक्त कोलाइड विलयन ने आयरन ऑक्साइड का विलयन को यू नली में लेने पर कोलाइड कण कैथोड की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि विपरीत आवेश की ओर होता है, बोलते हैं हम लोग, धनात्मक वाला ऋणात्मक की ओर जाएगा, ऋणात्मक वाला धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा और जाकर के आवेशीन हो जाएगा और अक्षय के रूप में अलग हो जाएगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए यू आकार की नली है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पे चित्र में बताया गया है कणों का अभिगमन, तो कण जो है इधर से इधर आ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, ये एकत्रित कण लिखा हुआ है, और ये जल है, जल माध्यम इसमें, है ना। तो ये कब होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो किस प्रकार से आता है ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट वाला जो है इसमें से एनोड है, ये कैथोड है ना, और कोलाइड विलयन लिए आर्सेनियस सल्फाइड का लिया, ऋणावेशित कोलाइड है ये। तो ऋणावेशित कोलाइड है तो किधर जाएगा, ये देखिए जाके धनावेशित कोलाइड के पास बैठ जाएगा, माने निक्षेपित हो गया, आवेश उसका नष्ट हो गया वहां और अवक्षेपित हो गया, स्कंदित हो गया, उसको फिर निकाल लेंगे। स्कंदन, अब स्कंदित हो गया करके बोला था, स्कंदन या वर्णन किसको बोलेंगे, तो यह पेप्टिकरण का विपरीत प्रक्रिया है। किसी भी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइड कणों का अवक्षेपित होना स्कंदन कहलाता है। यह पेप्टिकरण की विपरीत प्रक्रिया है। पेप्टिकरण में क्या होता था, अवक्षेप में ताजा अवक्षेप में हम विद्युत अपघट्य मिलाते थे तो कोलाइड विलयन बनता था, लेकिन स्कंदन में क्या हो रहा है, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो अवक्षेप प्राप्त होता है। एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों प्रक्रम। या बोल सकते हैं दो परस्पर विरोधी आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिलाने से अवक्षेप का बनना स्कंदन कहलाता है। दो विपरीत विरोधी आवेश वाले, माने द्रव इस नहीं
या द्रव को विरोधी कोलाइड, या बोल सकते हैं हम लोग, नहीं ये नहीं बोलेंगे, और दो परस्पर विरोधी आवेश वाले, मतलब एक धनावेशित साल और एक ऋणावेशित साल, दोनों का आपस में मिला दें। जैसे हम अभी बात कर रहे थे आर्सेनस सल्फाइड ऋणावेशित है और आयरन हाइड्रोक्साइड धनात्मक साल है, दोनों को मिला देंगे तो स्कंदित हो जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, है ना। तो इसको पारस्परिक स्कंदन भी कहते हैं, परस्पर विरोध वाले आवेश वाले कोलाइड विलयन को मिलाने से अवक्षेप बनता है। तो एक उदाहरण लिया है, देखिए 2-3 उदाहरण लिया मैं यहाँ पे। एक उदाहरण हमको फर्स्ट से और अच्छा समझ आ जाएगा। धनावेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइड विलयन तथा ऋणावेशित आर्सेनस सल्फाइड के कोलाइड विलयन की समान मात्रा को मिलाते हैं तो एक दूसरे को स्कंदित कर देते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। फिर दूसरा, समुद्र में डेल्टा का निर्माण आप लोग पढ़ते हैं। तो समुद्र का डेल्टा का निर्माण कैसे होता है आप जानते हैं, बहते हुए नदी के साथ जो है रेत के कण, मिट्टी के कण जाते हैं, तो वो जो है ऋणावेशित कोलाइड है। और समुद्र में जानते हैं आप लोग सोडियम धन आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन रहते हैं। तो उन आयन है, विद्युत अपघट्य आयन के प्रभाव में क्या होते हैं, एक दूसरे के आयन जो है मिलते हैं और नष्ट कर देते हैं आवेश को, और ये जो है स्कंदित हो जाते हैं। फिर रक्त का थक्का जमना भी यही है ना। हमारे शरीर से ब्लड बह रही है, आप मान लो उसमें आयरन क्लोराइड डाल दिए तो आयरन क्लोराइड में फेरिक जो प्लस आयन है धनावेशित है और रक्त का जो एल्ब्यूमिनाइड है ऋणावेशित है। तो दोनों जो धन आवेश और ऋणावेश मिलने से क्या हो, आवेशित हो जाता है और वहां स्कंदित हो जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है। इसी प्रकार आप सुने होंगे दाढ़ी बनाते समय फिटकिरी का उपयोग करते हैं अगर रक्त निकलती है तो, क्यों, तो रक्त में जो एल्यूमिनाइड है ऋणावेशित कोलाइड है, आप लोग जान रहे हो, रक्त को ऋणावेशित कोलाइड मानते हैं। और फिटकिरी में एल्यूमिनियम 3+ आयन होता है, विपरीत आवेश वाले आयन आ गए ना, तो विपरीत आवेश वाले साल भी हो गए बोल सकते हो। तो विद्युत अपघट्य मिलाना, तो विपरीत आवेश के कारण वो क्या करता है, बहते रक्त में को जो स्कंदित कर देता है एल्ब्यूमिनाइड को, और खून का बहना रुक जाता है। स्कंदन की विधियां अपवहन है, पढ़ चुके हैं, विद्युत कण संचलन है, ये भी पढ़ चुके हैं। दो विपरीत सालों का संयोजन अभी बताया मैं। क्वथन, उबालना, उबाल करके भी जो है हम स्कंदित कर सकते हैं। जैसे आप दूध को उबाल रहे हो, वहां विद्युत अपघट्य, नींबू का रस निचोड़ दो, दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, है ना। तो उबाल करके भी ऐसा किया जा सकता है। विद्युत अपघट्य मिला करके, हार्डी-सुलज़ नियम, स्कंदन से संबंधित इन्होंने नियम दिया, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। अर्थात हम बोल सकते हैं स्कंदन क्षमता आवेश के समानुपाती होती है। स्कंदन क्षमता समानुपाती आवेश भी लिखा गया है, या संयोजकता के समानुपाती, स्कंदन क्षमता संयोजकता के समानुपाती होता है, लिख दो। ऋणावेशित कोलाइड के जो साल है जैसे आर्सेनस सल्फाइड को स्कंदित करने के लिए आयनों की क्षमता का क्रम इस प्रकार से होगा। तो ASN4 ज्यादा स्कंदित करेगा Al3 से, Al+3 से, और Al+3 ज्यादा अवक्षेपित करेगा बेरियम+2 आयन से, और ये अधिक करेगा सोडियम धन आयन से। तो सबसे अधिक स्कंदन क्षमता इसमें स्टेनिक धन आयन का होगा, ASN4 आयन का होगा। बोला गया है ना, स्कंदन क्षमता आवेश के समानुपाती है, जिसमें अधिक आवेश होगा वो अधिक स्कंदित करेगा। तो इसमें ज्यादा आवेश है, +4। इसी प्रकार धनावेशित कोलाइड विलयन को स्कंदित करने के लिए हम देखें तो उसके लिए धनावेशित कोलाइड के लिए ऋणावेशित वाला चाहिए हमको, है ना। तो ऋणावेशित में देखिए आयरन हेक्सासाइनोफेरेट है 4 है, इसकी आवेश ज्यादा है तो ये स्कंदन क्षमता अधिक होगी। फास्फेट की कम होगी, उससे कम सल्फेट आयन की, फिर क्लोराइड आयन की। तो आवेश जिसकी जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक जो है स्कंदित करेगा। इसी को हार्डी-सुलज़ ने दिया, क्योंकि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी, है ना। मतलब स्कंदन क्षमता जो है आयंस के समानुपाती होती है। रक्षण, प्रोटेक्शन या रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड। अगर हम देखो सामान्य बात करें तो क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड जो है आसानी से स्कंदित नहीं होती है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से स्कंदित हो जाती है। और द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोकना है हमको, है ना। वैसे तो कोलाइड आप जो सिरप वगैरह पीते हैं वो भी है ना, दवाई जो है, तो
और जमने से बचाना है, कहने का मतलब स्कंदित होने से, तो क्या करना पड़ेगा, उसका तो सुरक्षा करना पड़ेगा ना। स्कंदित हो जाएगा तो फिर हमारे काम का नहीं रहेगा वो। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, द्रव स्नेही क्लोराइड मिला देते हैं। तो द्रव स्नेही क्लोराइड जो है, द्रव स्नेही क्लोराइड जो है द्रव विरोधी क्लोराइड के चारों ओर एक सुरक्षा आवरण घेरा बना देता है। और विद्युत अवघट्य मिलाओगे तो फिर जो है उसे वो रक्षा कर देता है, उसको जाने नहीं देता, विद्युत अवघट्य को द्रव विरोधी क्लोराइड से मिलने नहीं देता है। मिलने नहीं देगा तो क्या होगा, स्कंदित नहीं होता है ना। तो वो रक्षा कर दिया, द्रव स्नेही क्लोराइड द्रव विरोधी क्लोराइड को स्कंदित होने से बचा दिया, तो उसी को बोलते हैं रक्षण या रक्षी क्लोराइड। तो यहाँ द्रव स्नेही क्लोराइड रक्षी क्लोराइड होगा, क्योंकि रक्षा कर रहा है द्रव विरोधी क्लोराइड का स्कंदन से। देखते हैं, द्रव विरोधी क्लोराइड में द्रव स्नेही क्लोराइड मिलाने पर द्रव विरोधी क्लोराइड का स्कंदन रुक जाता है, इसे रक्षण कहते हैं। या बोल सकते हैं द्रव विरोधी क्लोराइड के स्कंदन को रोकने के लिए द्रव स्नेही क्लोराइड मिलाने की प्रक्रिया रक्षण कहलाती है। इसमें द्रव स्नेही क्लोराइड को रक्षी क्लोराइड कहते हैं। जैसे स्वर्णसाल द्रव विरोधी क्लोराइड है, उसमें जिलेटिन द्रव स्नेही क्लोराइड को हम मिला देते हैं तो स्वर्णसाल का आसानी से स्कंदन नहीं होता है, तो यहाँ हम जिलेटिन को रक्षी क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि रक्षी क्लोराइड। ये देखिए, ये द्रव विरोधी क्लोराइड है, अब इसके चारों ओर क्या आ गया, द्रव स्नेही क्लोराइड आ गया, और है ना ये रक्षी आवरण बना दिया है, चारों तरफ से है, घेरा है। और मान लो हम इसमें से कोई विद्युत अवघट्य मिलाना चाहें तो ये जो कण है गतिशील है बिल्कुल, ये इस कण को जो है द्रव विरोधी क्लोराइड तक आने नहीं देते, रोक देते हैं। ये जो यहीं पे रुक जाता है ना, तो द्रव जो भी विद्युत अवघट्य यहाँ रुक जाएगा, द्रव विरोधी क्लोराइड तक नहीं आएगा, तो स्कंदित नहीं होगा। तो स्कंदित नहीं होगा कहने का मतलब ये द्रव स्नेही क्लोराइड रक्षा कर दिया है ना, तो इसलिए इसको रक्षी क्लोराइड बोलते हैं। स्वर्ण संख्या या गोल्डन नंबर, तो क्लोराइड के रक्षण क्षमता की माप, वो जो क्लोराइड है उसकी रक्षा कितनी कर रही है और कितनी मात्रा जो है किसको क्या रक्षित कर रही है, द्रव विरोधी क्लोराइड के रक्षा कितना करता है, तो उसका जो माप है स्वर्ण संख्या कहलाता है, जिसको जिग्मोंडी ने दिया। तो स्वर्ण संख्या को परिभाषित करते हैं, क्या होता है देखते हैं। द्रव स्नेही क्लोराइड अर्थात रक्षी क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, इसको मिलीग्राम में लिया जाता है, वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल में 10% NaCl के 1 ml विलियन पर स्कंदन को रोक दे, स्वर्ण संख्या कहलाती है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूं। देखिए, ये हमारा एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में हम ले रखे हैं द्रव विरोधी क्लोराइड। क्या ले रखे हैं, द्रव विरोधी क्लोराइड। यहां मैं इसको बोल दूं 10 ml गोल्ड साल, हमारा भाषा में आ गया है ना। यहाँ पे 10 ml क्या है, एक गोल्ड साल है जो कि द्रव विरोधी क्लोराइड है, ठीक है। तो इस द्रव विरोधी क्लोराइड में अगर कोई आप विद्युत अवघट्य मिला दोगे, मान लो इसमें जो है आप क्या मिलाओगे, विद्युत अवघट्य, वी आ लिख देता हूं, विद्युत अवघट्य मान लो यहाँ NaCl की बात करूं मैं, NaCl का 1 ml मिला देते हैं, ठीक है। और कैसा वाला NaCl, 10% NaCl। तो 10% NaCl का भी मतलब मैं बता देता हूं। देखो 10% NaCl का मतलब क्या है, यहाँ पे NaCl की थोड़ी मात्रा ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा पानी डालो, इसको घोल लो, नमक घुल जाएगा। नमक घुल जाएगा तो यहाँ पे जब मापक रहेगा, यहाँ पे 100 ml का मापक रहेगा, तो पानी तब तक डालेंगे इसमें, इसको मिलाते हुए हिलाते हुए डालते हैं जब 100 ml पूरा हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, ये जो नमक लिए हैं वो 10 ग्राम नमक लिए हैं, तो 10 ग्राम नमक को लिए, थोड़ा सा पानी डाले, घोल लिए, घोलते गए पानी मिलाते गए और 100 ml आया, उसके बाद पानी डालना बंद कर दी, मतलब 100 ml में 10 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो इस विलियन का ये जो 100 ml विलियन बना हुआ है नमक का 10 ग्राम जो मात्रा है, इसमें से केवल लेंगे 1 ml को लेंगे। कितने को लेंगे, 1 ml को लेंगे। उसी को बोलता है 10% NaCl 1 ml, मतलब 10 ग्राम NaCl विलियन जो 100 ml में बना है उसका केवल 1 ml विलियन का ही हम उपयोग करेंगे। तो 1 ml को डालते हैं इस गोल्ड साल में तो यह अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है, ये स्कंदित हो जाता है। क्लियर है, तो ये तो हो गया स्कंदन। हम पढ़ रहे हैं स्वर्ण संख्या, है ना। तो स्वर्ण संख्या के लिए क्या है, कोई रक्षी क्लोराइड मिलाते हैं तो स्कंदन को रोकता है, तो उसकी मापक है। अब यहाँ पे क्या करें,
ये अब आप पुराना समझिए कि यहाँ पे केवल हमारे पास केवल अभी गोल्ड साल है 10 ml का, 10 ml का गोल्ड साल है। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें ले लेंगे हम रक्सीकोलाइड डाल देंगे, रक्सीकोलाइड डाल देंगे, है ना। तो प्रत्येक कण के चारों ओर जो है सुरक्षा आवरण का घेरा बना देंगे। ये जो रक्सीकोलाइड है, रक्सीकोलाइड, ठीक है, मिला दिए, डाल दिए। तो प्रत्येक कण के चारों ओर गोला बना दिया, जैसे मैं बताया था अभी पूर्व चित्र में। ठीक है, तो इसको हमने किस में लिया, मिलीग्राम में लिया। रक्सीकोलाइड को हम मिलीग्राम में लेते हैं, अलग अलग रक्सीकोलाइड का अलग अलग मात्रा के हिसाब से मिलीग्राम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखो हमारे पास दो चीज आ गया, 10 ml गोल्ड साल है और इसमें रक्सीकोलाइड मिला दी है मिलीग्राम में। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसमें ये जो 10% NaCl वाला विलयन में जो बताया था, है ना, 10 ग्राम NaCl को घोल करके 100 ml विलयन बनाया गया है, उसमें से केवल 1 ml लेते हैं। तो 10% NaCl का 1 ml को अब डालेंगे, तो ये गोल्ड साल स्कंदित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रक्सीकोलाइड आकर के आवरण बना दिया है, तो विद्युत अपघट्य को जो है द्रव स्नेही कोलाइड से मिलने नहीं देता है। वो आवरण इस प्रकार से होगा ना, मान लो एक कण है तो इस प्रकार से चारों ओर है, तो यहाँ से अब विद्युत अपघट्य NaCl आएगा 1 ml, तो इसको जाने नहीं देता है अंदर, यहीं पे रोक लेता है। इसी को हम बोलते हैं स्वर्ण संख्या। तो इसको परिभाषित किया गया, द्रव स्नेही कोलाइड या रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml मिलाने पर स्कंदन को रोक दे, स्वर्ण संख्या कहलाती है। या बोल सकते हैं रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल में उपस्थित होने पर 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन को रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण, एल्बुमिन का स्वर्ण संख्या 0.1 mg है। इसका मतलब यह है कि 10 ml गोल्ड साल में हम 0.1 मिलीग्राम एल्बुमिन मिला दें, तो 10% NaCl का 1 ml विलयन मिला दें, विद्युत अपघट्य को मिला दें, तो स्कंदन नहीं होगा, स्कंदन रुक जाएगा। और रोकने का काम कौन कर रहा है स्कंदन को? 0.1 मिलीग्राम एल्बुमिन। ठीक है, अब एक सूत्र है, देखिए स्वर्ण संख्या अगर निकालना है आपको तो इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। स्वर्ण संख्या बराबर 10 गुणित द्रव स्नेही साल का द्रव्यमान मिलीग्राम में और विरोधी साल का आयतन ml में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे आप हम जिलेटिन की बात कर रहे थे, 0.01 की बात कर रहे थे, तो विरोधी साल का आयतन कितना था? 10 ml था, है ना। तो इस आधार पर जो है निकाल सकते हैं। और कुछ अच्छा है, स्वर्ण संख्या कम होता है तो रक्षण संख्या अधिक होगा, तो स्वर्ण संख्या का मान कम से कम आना चाहिए, तो उसका जो रक्षण क्षमता अधिक होगा। यहाँ पे कुछ का दिया हुआ है मान, जिलेटिन का 0.05 से 0.01, हीमोग्लोबिन का 0.03 से 0.07, अंडे के एल्बुमिन का 0.08 0.110 है ना। तो ये सब दिया है, जिलेटिन का, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गम, पोटैटो स्टार्च का सबसे अधिक है 25। अब आता है पायस, द्रव कोलाइडी विलयन, माने परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो उसको हम पायस कहते हैं। या एक द्रव की छोटी छोटी बूंदों का दूसरे द्रव में बना कोलाइडी विलयन, जैसे जल में तेल या तेल में जल। ये देखिए, तेल प्लस जल, तो तेल में जल का पायस, जल में तेल का पायस, आप समझ रहे होंगे। तेल में जल का पायस बोल रहा है, तो तेल की मात्रा अधिक है और जल की बूंद नीला कलर में है, छोटा छोटा। फिर यहाँ जल में तेल का पायस, तो जल अधिक है, नीला कलर देखिए अधिक है, और कण जो है तेल को जो है कम रूप में दिखाया गया है। पायस के प्रकार वही है, जल में तेल, तेल में जल, तो उसमें अंतर देख लें थोड़ा। जल वाले को, जल में तेल है तो जलीय पायस, तेल में जल है तो तेलीय पायस। जो माने परिक्षेपण माध्यम अधिक होता है उसके नाम से दे देते हैं। परिक्षेपण माध्यम जल अधिक है, जलीय पायस, परिक्षेपण माध्यम तेल अधिक है, तेलीय पायस। अब देखिए अंतर, जल में तेल वाले में इसमें तेल परिक्षिप्त प्रावस्था में होगा और जल परिक्षेपण माध्यम में होगा, लेकिन तेल वाले में जल परिक्षिप्त प्रावस्था होता है और तेल परिक्षेपण माध्यम में होगा। जल में तेल वाले या जलीय पायस की श्यानता कम होगी, तेलीय पायस की श्यानता अधिक होगी।
जलीय पायस की चालकता अधिक होगी, तेलीय पायस की चालकता कम होगी। जलीय पायस या जल में तेल का उदाहरण है दूध, आइसक्रीम, वेनिशिंग क्रीम। और तेलीय पायस का है मक्खन, कोल्ड क्रीम, मछली का तेल। बालों का क्रीम भी पायस है। ये देखिए कुछ चित्र में दिखा दिया हूं, ये जो क्रीम वगैरह भी जो है पायस है। पायसी कारक, पायस को स्थायी बनाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को पायसी कारक कहते हैं, जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, साबुन, बेकिंग सोडा, OW हेतु है ना, एल्कोहल, लैम्प ब्लैक, WI हेतु। भी पायसी कारक, पायस को तोड़ने के लिए मिलाया गया पदार्थ, जैसे तेल में जल के पायस को एल्कोहल या निर्जलीय कारक मिलाकर अलग करते हैं। गर्म, ठंडा या केंद्रण के द्वारा भी किया जा सकता है। पायसीकरण, दो द्रवों को मिलाकर पायस बनाने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। अच्छा कुछ प्रश्न है, देखिए दूध में खटाई डालने पर स्कंदित क्यों हो जाता है? तो इसका दूध जल में वसा का पायस है, जिसमें केसिन और एल्ब्यूमिन एक पायसी कारक है। जब इसमें खटाई मिलाई जाती है तो पायसी कारक अलग हो जाते हैं और उसका स्कंदन हो जाता है, अर्थात दूध फट जाता है। दूध क्यों फटता है भी बोल सकता है प्रश्न में। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं? आइसक्रीम जल में दूध या तेल का पायस है, जिसमें पायसी कारक के रूप में जिलेटिन को मिलाते हैं, जिससे स्थायी पायस प्राप्त हो जाता है। पायस के अनुप्रयोग, पायसीकरण द्वारा साबुन अपमार्जक से स्वच्छ वस्त्र होता है। दवाइयों में जैसे कार्डियोरायल, संक्रमणहारी जैसे डेटॉल, लाइजोल, फिनाइल को जल में मिलाकर पायस बनाते हैं। झाग प्लावन विधि में अयस्क को चीड़ के तेल में मिलाते हैं। अब आता है कोलाइट के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में भी कोलाइट के उपयोग होते रहता है। पहला औषधियों में आर्जिराल और पोटारगाल सिल्वर के रक्षित कोलाइड विलयन हैं, जिनका उपयोग आंख के उपचार में करते हैं। कोलाइड कोल्ड, मैग्नीज एवं कैल्शियम का उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन, टीबी एवं रिकेट्स की बीमारी में किया जाता है। कोलाइडी सल्फर का उपयोग कालाजार और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को उदर रोग के उपचार में करते हैं। उदर रोग मतलब पेट रोग, जो कि डाइजिन, डाइवोलो के नाम से आता है ना, अलग अलग जेलुसिल। उद्योगों में, पहला रबर उद्योग में, रबर एक पायस है जिसमें ऋणावेश से युक्त रबर के कण जल में वितरित रहते हैं। इसकी रक्षा के लिए इसमें थोड़ा जिलेटिन मिला देते हैं। गंधक के साथ गर्म करने पर वल्कनीकृत रबर का निर्माण होता है, जिसका उपयोग साइकिल और मोटर के टायर बनाने में किया जाता है। चर्म उद्योग में जानवरों का चर्म धनावेश से युक्त कोलाइड है। इस पर ऋणावेश से युक्त टेनिन का कोलाइड विलयन डालने पर स्कंदन हो जाता है और चमड़ा कड़ा हो जाता है और उसका सड़ना रुक जाता है। जल को शुद्ध करने में, तो अशुद्ध जल में ऋणावेशित कण है ना, ऋणावेशित कण जैसे मिट्टी के छोटे छोटे कण अशुद्धि के रूप में मिल जाते हैं। जब जल में एलम डालते हैं तो इसका एल्यूमिनियम 3+ आयन कणों पर उपस्थित आवेश को नष्ट कर देता है और स्कंदित हो जाता है, और इस पर स्वच्छ जल को निथार कर अलग कर लेते हैं। फिर एक कपड़ा साफ करने में, साबुन उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण है। यह जल से मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है। इसके कोलाइडीकरण पायसीकरण क्रिया द्वारा गंदे पदार्थों का अधिशोषण कर गंदगी को दूर कर देते हैं। धूम्र अवक्षेपक में धुएं में उपस्थित कार्बन के कण अपने से विपरीत आवेश वाले धातु की प्लेटों के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर आवेशहीन हो जाते हैं। इसके बाद एक कण अवक्षेपक की पेंदी में नीचे बढ़ जाते हैं। धुएं से मुक्त वायु चिमनी से होकर बाहर निकल जाती है। मल से गंदगी पृथक करना है तो नालियों के गंदे पानी को बहने से पूर्व उसमें उपस्थित गंदगी के कणों को धन कण संचलन विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इस विधि में दो टैंक आपस में जुड़े होते हैं। इनमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। गंदगी के कण विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाते हैं एवं पानी का बहाव आसानी से सरलता से हो जाती है। डेल्टा का निर्माण महत्वपूर्ण है। नदी के पानी में रेत और मिट्टी के ऋणावेशित कण होते हैं। नदी समुद्र में गिरती है तो समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्य जैसे NaCl रेत के कणों के तथा अन्य पदार्थों का आवेश को नष्ट कर देते हैं, जिससे अवक्षेपित होकर डेल्टा बनता है। डेल्टा अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हो और कृषि के उपयोग में होता है। युद्ध में विषैली पदार्थों को बम या पिचकारी द्वारा छिड़क कर धूम्रपट बनाए जाते हैं। गैस मास्क में पढ़ चुके हैं इसका भी उपयोग। गैस मास्क में सक्रिय चारकोल जैसा उपयुक्त अधिशोषक भरा होता है, जो धुएं में उपस्थित विषैली पदार्थों को अधिशोषित कर लेता है और शुद्ध ऑक्सीजन जाने देता है।
फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड तथा जिलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड सूक्ष्म निलंबन के रूप में प्राप्त होता है, जिलेटिन द्वारा प्रतिरक्षित रहता है। इस निलंबन को कांच की प्लेट या प्लास्टिक की फिल्म पर लेपित कर देते हैं। प्रकृति में कोलाइड, तो वर्षा जल वाष्प से संतृप्त वायु ठंडे प्रदेश में पहुंचने पर संघनन के कारण जल के कोलाइडी कण बन जाते हैं, जो बड़ी बूंद बना लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जमीन पर गिरती हैं पानी के रूप में, बूंदे के रूप में। दूध, दूध वर्षा का जल में पायस है जिसमें एल्यूमिना और केसिन पायसी कारक है। आकाश का नीला दिखाई देना क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल में धूल के कण कोलाइड कण होते हैं। ये कण सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश को अवशोषित कर केवल नीले रंग का प्रकीर्णन करती हैं, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। रक्त स्राव रोकने में अर्थात रक्त का थक्का जमाने में, तो रक्त एक ऋणावेशित कोलाइड है। बहते रक्त पर फिटकिरी या फेरिक क्लोराइड लगाने से इनमें उपस्थित धन आयन के कारण स्कंदन हो जाता है और रक्त स्राव रुक जाता है। तो ये तो थे कुछ कोलाइड के अनुप्रयोग। मैं यहाँ पे सारगर्भित नोट्स बनाया हूँ, आप इस नोट्स को जो है बिल्कुल बना लीजिए और पढ़िए, या बिल्कुल आपको अच्छा अंक मिलेंगे। इससे ज़्यादा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सरल भाषा में बताया गया है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। अपने दोस्तों को भी दे दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। अक्सर देखने में आता है कि नोट्स खुद पा जाते हो आप लोग और बताते नहीं हो फ्रेंड सर्कल में। लगता है आप लोग ऐसा सोचते हो कि नंबर उनको ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं, ऐसा मत करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है वाली बात होती है। तो आप भी इसको बांटोगे तो लोग भी पढ़ेंगे, आप आपस में चर्चा करोगे तो बहस करोगे कोई भी चीज़ की समस्या के बारे में, तो आपको भी ज्ञात होगा, उनको भी ज्ञात होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है मैंने आपके लिए एक नोट्स लाया हुआ है, इसको बिल्कुल आप नोट करिए और पढ़िए, आपके लिए फायदेमंद होंगे। और कहीं भी थोड़ा त्रुटि उटी लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं जो उसमें सुधार कर सकूं, कोई समस्या अगर हो तो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।